बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर 4 है। रिवीजन लेक्चर 4 में आपको उर्दू के वाले से जो आज मैंने बातें क्लियर करनी है वो मुहावरा, रोज़मर्रा, कहावत, ज़रबुल मिसल, तशबीह, इस्तारा, साबके और लाके ये आज होंगे। और इंग्लिश के वाले से जो आज हमने काम करना है वो आज होगा हमारा जो है ना कंजंक्शन और प्रपोजिशन। ये दो टॉपिक्स हमारे कवर होंगे इंशाल्लाह ताला। और आज उर्दू की ग्रामर हमारी कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको वेरी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आज के लेक्चर सुनने के बाद आपका जो उर्दू की ग्रामर है इंशाल्लाह ताला आपका किसी भी पेपर में आपके उर्दू की ग्रामर के वाले से वन पेपर एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। पीपीएफसी का क्वेश्चन आप पेपर हल कर रहे हैं, आप एफपीएससी का हल कर रहे हैं, एनटीएस हो, केपीपीएससी हो, एसपीएससी हो, बीपीएससी हो, इनके कोई भी आपका कंपेटिटिव एग्जाम है तो आपका उर्दू की ग्रामर के वाले से इंशाल्लाह ताला कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर का आपका स्किप नहीं होगा। अगर आपने पहले 3 लेक्चर अच्छी तरीके से तैयार कर लिए हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपने पहले लेक्चर तैयार नहीं किए तो सभी लेक्चर के मैं लिंक जो है ना उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो भी सुन लें। और ये आज का चौथा लेक्चर भी क्लियर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी उर्दू आज कंप्लीट हो जाएगी। उर्दू की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर के भी हमारे पास 3-4 लेक्चर अभी चलेंगे। जब 3-4 लेक्चर कर लेंगे फिर इंशाल्लाह ताला इंग्लिश की भी हमारी सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ जी। ठीक, हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो वाइट बोर्ड पे आके जी सबसे पहले मैं आज आपको इंग्लिश ही करवा दूं। पहले हम इंग्लिश कर लेते हैं। इंग्लिश के मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए थे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमने किए थे तो मैंने आपको कहा था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके। सबसे पहले आपका था नाउन, ठीक है। उसके बाद हमने किया था प्रोनाउन, ठीक है जी, ये हमारे दोनों हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव, ठीक है, इसको क्या कहा था एडजेक्टिव। और उसके बाद ये जो ना आपके पास आ गया जी वर्ब, फिर था हमारे पास एडवर्ब, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है ना हमारे पास आ गया था इसका प्रपोजिशन, ठीक है जी, प्रपोजिशन। और उसके बाद हमारे पास आ गया कंजंक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया इंटरजेक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नाउन और प्रोनाउन हो गया था, ठीक है। आज हमने करना है जी कंजंक्शन और आपके पास जो है ना ये प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन और कंजंक्शन। अब यहाँ पे आज सिर्फ हमने ये देखना है कि प्रपोजिशन और कंजंक्शन में फ़र्क क्या है। ये जो आपको क्वेश्चन इस तरह आ जाए, कोई भी आपके पास सेंटेंस लिखा हो तो आपको बताए बोले जी इसमें जो है ना फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू स्कूल। फॉर एग्जांपल जी आपके पास एक क्वेश्चन है या लिखा होता है आई एम गोइंग टू जॉइन द स्कूल फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पूछ लेता है ये टू जो है ना इस सेंटेंस में टू क्या है और इस सेंटेंस में टू क्या है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में टू हमारे पास प्रपोजिशन है और इस सेंटेंस में हमारे पास टू जो है ना वो कंजंक्शन है। अब यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा, हमेशा बात याद रखिएगा जो जो हमारी प्रपोजिशन होती है ना, प्रपोजिशन का ताल्लुक होता है हमारा नाउन के साथ, नाउन के साथ, इसम के साथ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब अगर ये जो आपको पता जी आपके पास ये जो हरूफ हैं जो आपके पास टू, ऑन, इन, फ्रॉम वगैरह जो आपकी प्रपोजिशंस हैं, आपने इसके बाद देखना होता है। अगर इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, कोई नाउन है, वो भले कोई भी नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है, कंक्रीट नाउन है, वो आपके पास जीरेंड है कोई, या आपके पास कलेक्टिव नाउन है, आपके पास जो कोई भी आपके पास नाउन है ना, तो आपने वो समझ लेना कि ये आपकी प्रपोजिशन है, ये आपकी प्रपोजिशन है। अगर ये जो इस तरह ये प्रपोजिशन का वर्ड है इसके बाद आपको कोई आपके पास कोई क्लॉज आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए या कोई सेंटेंस आ जाए, ठीक है, मीन्स आप देखना टू जॉइन द स्कूल पूरा एक लाइन है, पूरी एक लाइन है, पूरा एक आपके पास समझ लें कि ये क्लॉज बन रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास कंजंक्शन है, ये आपके पास कंजंक्शन है। ये जो कंजंक्शन होता है ना, कंजंक्शन दो क्लॉज या दो सेंटेंस या दो फ्रेज को आपस में मिलाता है। लेकिन जो आपकी जो प्रेपोजिशन होती है ना, प्रेपोजिशन होती है प्री पोजिशन, मीन के किसी नाउन से पहले जो चीज़ आती है वो हमारी प्रेपोजिशन होती है। किसी नाउन से पहले वो आप इसको एक और बात याद कर लें, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आना होता है। प्रेपोजिशन के बाद आपका हमेशा ऑब्जेक्ट होना है। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है नाउन ही होता है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ऐसे ही है ना, या किसी चीज़ का नाम होगा या उसका प्रोनाउन ही जो है ना आपका जो है हिम जो है ना हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरह की कुछ चीज़ होगी, प्रोनाउन होगा आपका, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा या तो आपका वो ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। मीन्स के जब आपकी प्रपोजिशन जब वहाँ पे आ जाती है ना तो उसके बाद आपका हमेशा क्या ऑब्जेक्ट आना होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आना होता है। और ये जो आपकी जो कंजंक्शन होती है ना, कंजंक्शन के बाद जो भी आपके पास आता है ना वो आपके पास जो ना कोई नाम नहीं होगा, उसके बाद आपको कोई ना कोई क्लॉज या फ्रेज होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों में वही हम करते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी। ये ऑडिटर 2016 का पाकिस्तान आर्मी में क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। ये क्वेश्चन था देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग इन लाइफ, इन द सेंटेंस टू इज। आप देखें
टू क्या है, ठीक है। अब इसमें उसने आपको बताया हुआ है देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग इन लाइफ। अब सबसे पहले आपने देखना है टू के बाद आ क्या रहा है। टू के बाद आ रहा है एवरीथिंग इन लाइफ। एवरीथिंग, एवरीथिंग, ये एवरीथिंग यहाँ पे क्या है, आप ज़रा सोचें। एवरीथिंग यहाँ पे आपके पास एक नाउन है, चीज़ों का जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना, चीज़ों का मजमुआ है। तो ये आपके पास एक नाउन आ रहा है इसके एंड पे, तो ये आपकी प्रपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये आपके पास आया था जी, जिलेदार का पेपर था 2011 को, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, ही इज़ गोइंग टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। तो इन दिस सेंटेंस टू इज़, अब इसमें अजी ये जो है ना, ही इज़ गोइंग टू बी आ सक्सेसफुल पर्सन, यहाँ पे वो कह रहा है टू क्या है। आप देखें इस टू में देखें, टू बी आ सक्सेसफुल पर्सन। तो आप देखें बी आ सक्सेसफुल पर्सन पूरा एक आपका क्लाज है, ये आपका डिपेंडेंट क्लाज है। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपका क्लाज और फ्रेज की जब हम बात करेंगे ना, उसको ब्रीफली पढ़ेंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टू के बाद आपको कोई आपको नाउन नज़र नहीं आ रहा, कोई नाम नहीं नज़र आ रहा। देखिए ना, सक्सेसफुल पर्सन एक नाम है, लेकिन उसके बाद टू बी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका पूरा एक सेंटेंस आ रहा है, आपका टू के बाद एक क्लाज आ रहा है। तो आपने क्या कहना है, अब इसको, ये प्रपोजिशन नहीं है, ये आपके कंजंक्शन है, ये दो चीज़ों को आपस में मिला रहा है। ही इज़ गोइंग और टू बी सक्सेसफुल पर्सन को आपस में मिला रहा है, ये आपका कंजंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड इन हाग, ठीक है जी। अब इसमें क्या रहा है जी, इन क्या है। अब यहाँ पे जस्ट आपने देखना है इन के बाद क्या है, इन के बाद एक सिटी का नाम है हाग, ठीक है। तो क्या आ रहा है जी, इनके बाद एक सिटी का नाम आ रहा है, ठीक है, जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, उसका जो जहाँ पे है वो एक आप शहर का नाम आ रहा है। तो ये आपका क्या जी, प्रपोजिशन है, ये आपके पास क्या जी, प्रपोजिशन है। उसके बाद चलते हैं जी आज अपने जो है ना उर्दू के लेक्चर की तरफ। उर्दू जो चीज़ें हैं ना, उर्दू की चीज़ें में बिल्कुल सेम चीज़ें इसी तरह की हैं, जो जैसे आपको प्रपोजिशन और कंजंक्शन में फ़र्क का पता चलना है, इसी तरह आपने आज इसकी जो है ना उर्दू में याद करना है बातें रोज़मर्रा, ठीक है, रोज़मर्रा क्या होता है। और उसके बाद फिर आपने देखना है रोज़मर्रा और आपका मुहावरा, रोज़मर्रा और मुहावरा में क्या फ़र्क है, और आपकी कहावत और ज़रबुल मिसल में क्या फ़र्क है, कहावत और ज़रबुल मिसल में क्या फ़र्क है। फिर आपने याद करना है तशबीह और इस्तारा में क्या फ़र्क है, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे साबका और लाहका में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये चार आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। चारों डिफरेंसेस आपने आज याद करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी यूँ आज के बाद ना आपकी उर्दू की ग्रामर इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगी। अब रोज़मर्रा और मुहावरा में क्या फ़र्क है। ये रोज़मर्रा है ना, ये रोज़मर्रा है, रोज़मर्रा होता है जी, रोज़मर्रा की जो आपकी डेली लाइफ है ना, लाइफ में जो भी आप जो स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जो भी आप स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जो ओरिजिनल जो आप स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना, वो आपका रोज़मर्रा है। क्या जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी कि लिखा होता है जी, वो मुझे मिलने आता है, वो मुझे मिलने आता है, फॉर एग्जांपल ये है कि लाइन लिखी हुई है, ठीक है। या कहते हैं जी, नाई हजामत बनाने आता है, नाई हजामत बनाने आता है। या लिखा होता है वो मेरी छाती पर मूंग दलता है, मूंग दलता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ आपको, ये जो लिखे हुए लफ्ज़ है ना, इनमें से कोई भी लफ्ज़ आपको अपने मजाजी मानों में लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। एक आपके पास आता है 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। अब 9 का मतलब होता है 9, 2 का मतलब होता है 2, 11 का मतलब होता है 11। तो यहाँ पे ये 9 2 11 होना, इसका क्या मतलब है, यहाँ के इसका मतलब तो है कोई भाग जाना, दौड़ जाना, गायब हो जाना। लेकिन ये जो 9 2 11 का मतलब ये तो नहीं होता। इट मीन कि यहाँ पे 9 2 और 11 अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बरक्स ये वाले जो सेंटेंस है आपके पास, ये देखें, वो मुझे मिलने आता है, इसका मतलब क्या है, वो आपको मिलने आता है, ठीक है। नाई हजामत बनाने आता है, मीन के बार्बर जो आपके पास कटिंग के लिए आ रहा है, इसमें कोई आपको ना हिडन मीनिंग नहीं है इस लाइन का। तो मीन ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सेंटेंस आ रहे हैं आपके, इसमें आपको कोई किसी किस्म का सीक्रेट मीनिंग नज़र नहीं आ रहा, इसमें मजाजी माने आपको नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जो आपका मुहावरा होता है ना, मुहावरे में आपके पास जो होता है ना, वो आप जो ना उसमें मजाजी माने बहुत से इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी रोज़मर्रा और मुहावरा में, ठीक है जी। रोज़मर्रा वो होता है जिसमें कोई मजाजी माने इस्तेमाल नहीं होते, और मुहावरा वो होता है जिसमें कुछ मजाजी माने भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल वो लिखा है जी, बाल बीका करना। तो बाल बीका क्या करना होता है, बाल तो आपके हेयर्स होते हैं, बीका मीन टेढ़ा करना। तो बाल को टेढ़ा करना का क्या मतलब है, तो ये भी हिडन वर्ड्स हैं। इसका मतलब जो है ना, बाल बीका करना का मतलब होता है नुकसान पहुँचाना, ठीक है। तो यहाँ पे बाल बीका का जो है ना, इसमें हिडन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं नुकसान पहुँचाने के हवाले से, ठीक है। यह लिखा
होता है आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाना क्या होता है, आंखें कैसे बिछाई जाती हैं, वो वही बिछाया तो बिस्तर जाता है ना। तो आंखें बिछाना मीन्स के ताज़ीम करना, तो यहाँ पे भी आंखें बिछाना एक अपनी मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आपका मुहावरा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि बताएं जी आब आब होना ये क्या है, मुहावरा है कि रोज़मर्रा है, या पूछ लेता है रोज़मर्रा और मुहावरा में फ़र्क क्या है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं जी आपकी जो है ना कहावत और ज़रबुल मिसल की तरफ। ज़रबुल मिसल और कहावत, ठीक है जी। आप देखें जी, जो ज़रबुल मिसल है ना जी, ज़रबुल मिसल होती है जो ना एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, जो तजर्बाकार लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्गों के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने कोई एक जो ना दरिया को कुज़ा में बंद किया होता है। नो नकद ना 13 दार, नो नकद ना 13 उधार। क्या मतलब है इसका, मतलब है जी आपने ना कोई भी चीज़ है उसको नकद भेज लें तो कम मुनाफा में मिल जाए तो वो अच्छा है, उधार दे के ज़्यादा मुनाफा जो है ना लेके आप लड़ाई अपने गले डालने से बेहतर है कि आप थोड़ा मुनाफा ले लें, जल्दी ले लें, आप नकद बेच लें। मीन के ऐसी चीज़ें जो बुज़ुर्गों ने अपने तजर्बात के की रोशनी में वो एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस को, बहुत बड़े समझ लें कि उनके तजर्बे को, एक बहुत बड़े सबक को उन्होंने एक लाइन में बंद किया होता है, उसको हम कहते हैं जी ज़रबुल मिसल। उसको हम क्या कहते हैं, ज़रबुल मिसल। और जो कहावत होती है ना, कहावत भी ज़रबुल मिसल की तरह ही होती है, लेकिन उसमें जो सबक होता है ना वो एक पूरी स्टोरी की तरह होता है, उसमें 2 4 10 लाइनें हो सकती हैं। ठीक है, ज़रबुल मिसल में कोई भी आपको जो सबक दिया जाता है ना, जो भी आपको लेसन होता है वो एक ही लाइन में मुकम्मल हो जाता है, एक ही लाइन में मुकम्मल हो जाता है। लेकिन जो आपकी कहावत है ना, कहावत एक पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपको 2 4 10 लाइनें या 50 लाइनें सुनने के बाद फिर वो कहता है जी इसका मतलब क्या है जी, लालच बुरी बला है, इसका मतलब क्या है जी, एंड पे नतीजा क्या निकला है जी, इत्फाक में बरकत है। ठीक है, वो आपकी कहावतें होती हैं। ये जो आपकी होती हैं ज़रबुल मिसल, एक ही लाइन में चीज़ मुकम्मल हो जाती है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको नोट्सों को दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ये मुहावरा था। मुहावरा, रोज़मर्रा, ज़रबुल मिसल और कहावत, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको सारी जब इसको पढ़ेंगे ना बिल्कुल सेम सेम चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास है जी, चलें आपको मैं जो ना साबिक़ा पेपर में क्वेश्चन दिखा दूँ, उसके बाद हम जो तशबीह और इस्तारा की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, ये आपके पास क्वेश्चन था लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर 2016 के पेपर में आया था। लिखा हुआ है जी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये क्वायद के रूप से क्या है। आप देखें, राजा भोज और गंगू तेली, यहाँ पे क्या है, ये एक जो है ना आप समझ लें कि एक हिडन एक आपके पास ये हिडन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये ज़रबुल मिसल कहावत रोज़मर्रा है या मुहावरा है, तो ये आपका मुहावरा है, ये आपका मुहावरा है। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद हरफ आना, हरफ आना के क्या मतलब है। अब हरफ हरफ तो आपके लेटर्स होते हैं, हरफ अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हरफ क्या आता है, हरफ आना यहाँ पे ये भी अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, ये भी आपका मुहावरा है। उसके बाद कहते हैं जी, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब इसमें क्या है, ये एक पूरी एक लाइन है, इस लाइन के अंदर आपको सबक दिया गया है। ठीक है, कि आप जो है ना जो डिस्प्यूट की वजह जो चीज़ होती है ना वही ख़त्म कर देते तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। मीन के ये एक लाइन में आपको सबक दिया गया है, ये हमारी ज़रबुल मिसल है, ये कहावत नहीं है, ये कहावत नहीं है, ये आपकी ज़रबुल मिसल है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, और ये जो नौमान वाला क्वेश्चन था ये 2016 की हेड मिनिस्टर्स के पेपर में आया था। हेड मिनिस्टर्स और हेड मास्टर का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, नौमान तेल होगा ना राधा नाचेगी। डूबते को तिनके का सहारा, अब डूबते को तिनके का सहारा, ये आपका क्या है जी, आपका मुहावरा है। अब देखना, जो बंदा डूब रहा है उसको तिनका पकड़ के ना तो वो जो है ना वो बाहर आ सकता है और ना ही जो है ना वो तिनका उसको बचा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि ये डूबते को तिनके का सहारा जो है ना, तिनका यहाँ पे अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल है, इसके हिडन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ना हिडन इसके मीनिंग यूज़ हो रहे हैं कि जब बंदा मुसीबत में होता है, जो बंदा मुफलस होता है, जो बहुत गरीब होता है, उसको थोड़ी सी भी कोई मदद कर देना, थोड़े से भी पैसे उसको मिल जाए तो उसका काफ़ी काम हो जाता है, अच्छा हो जाता है, वो मुतमिन हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ये आपका मुहावरा है, ये आपका जो रोज़मर्रा या ज़रबुल मिसल वगैरह नहीं है। उसके बाद आपके पास क्या है जी, आप चलते हैं जी अपने तशबीह और इस्तारा की तरफ। तशबीह और इस्तारा में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आप एक मिसाल कहते हैं, एक बंदा कहता है जी, ये जिस एक बंदा, दो बंदे बैठे हुए हैं, तो सामने से एक बंदा आ रहा है, यहाँ से एक सामने बंदा आ रहा है, वो कहता है ये तो मेरे भाई जैसा है, ये तो मेरे भाई जैसा है, ये तो मेरे भाई जैसा है। वो आगे से कहता है ये तो मेरे भाई जैसा क्यों है जी। वो कहता है जी इसका जो है ना चाल चलन, समझे कि इसकी जो चाल है, जिसकी जो जो चलने का स्टाइल है, इसकी चाल मेरे भाई जैसी है, मेरे भाई जैसी है। ठीक है जी, ये मेरे भाई जैसा है। वो कहता है क्यों भाई, ये मेरे, इसकी चाल मेरे भाई जैसी है। ठीक है, या वो कहता है जी इसका कद मेरे भाई जैसा है, या वो कहता है जी इसका कलर मेरे भाई जैसा है, या वो कहता है जी इसकी नाक मेरे भाई जैसी है। ठीक है जी, अब ये क्या है, और
एक क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी ये जो ना मेरा भाई शेर है, मेरा भाई शेर है, या कहता है जी मेरा भाई शेर की तरह है, मेरा भाई शेर की तरह है। अब दो दो आपके पास फिक्रे हैं, एक बंदा कहता है जी मेरा भाई शेर है, दूसरा कहता है मेरा भाई शेर की तरह है। अब यहाँ पे ऊपर है जी मेरा भाई शेर है, इसने काम ही ख़त्म कर दिया, एक ही चीज़ को इस्तेमाल किया, सिर्फ शेर। उसमें जो ना मेरा भाई शेर है, उसने शेर बिल्कुल अपने भाई को शेर ही बना दिया है। और ये जो है ना एक कहता है जी मेरा भाई शेर की तरह है, इट मीन्स कि वो शेर की तरह उसको वो उसको बना नहीं रहा, उसको उसकी तरह बयान कर रहा है, उसकी खूबियाँ उसके ऊपर डाल रहा है। लेकिन जो एक कह रहा है जो बिल्कुल मेरा भाई है ही शेर, कि जो भाई शेर शेर है ना, इसको हम कहते हैं इस्तारा। क्या मतलब है कि मुस्तार लिया हुआ, इस्तारा का मतलब होता है मुस्तार लिया हुआ, किसी चीज़ का नाम जो ना अपने नाम के ऊपर इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। और जो कहता है ना जो मेरा भाई शेर की तरह है, ये आपकी तशबीह होती है। ये क्या होती है जी? तशबीह होती है। तशबीह होती है शुबा होना, उसमें ना उसकी तरह का लगना, उसकी तरह का लगना, ठीक है। तो जो कहता है जी मेरा भाई शेर की तरह है, ये आपकी तशबीह होती है। जो कहता है मेरा भाई शेर है, या जो माँ कहती है मेरा बेटा चांद है, ठीक है, तो ये आपकी होता है जी इस्तारा होता है। अब इस्तारा और तशबीह की जो दो चार आपके पास टर्म्स है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती हैं अक्सर खुदा। वो क्या कहता होता है जी? पहले तशबीह की समझ लें। तशबीह की दो चार आपके पास जो टर्म्स हैं, वो सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी अरकान तशबीह जो है, मुशब्बा पे और मुशब्बा, वजह शुबा और गर्ज तशबीह, ठीक है जी। ये और हरूफ तशबीह, ये क्या है जी? आपके पास ये मुशब्बा, मुशब्बा होता है जी जिस चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है ना। मिसाल के तौर पर मेरा बेटा चाँद है, इसमें बेटा मुशब्बा है। मुशब्बा वो होता है जिसको किसी दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दी जा रही होती है। अब अगर कहते हैं मुशब्बा बे, असल में ये लफ्ज़ होता है मुशब्बा बेही। मुशब्बा बेही ये अरबी का लफ्ज़ है। मुशब्बा बेही, बेही का मतलब होता है साथ उसके। मुशब्बा बेही, उसके साथ, जिसके साथ आप तशबीह दे रहे होते हैं, वो मुशब्बा बे होता है, ठीक है जी। मुशब्बा बे यहाँ पे क्या जी? वो कहता है मेरा बेटा चाँद की तरह प्यारा है, तो यहाँ पे चाँद जो है ना वो मुशब्बा बे है, ठीक है जी। उसको मतलब वजह शुबा, वजह शुबा होता है कि आप किस वजह से उसको अपने बेटे की तरह कह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो प्यारा होगा ना, ठीक है। वो मेरा बेटा चाँद की तरह प्यारा है, मीन जिस तरह चाँद प्यारा है उस तरह मेरा बेटा भी प्यारा है। जो प्यार है ना, प्यारा जो खूबसूरती है, वो आपकी वजह शुबा होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपके प्यार के गर्ज तशबीह। गर्ज तशबीह होती है कि आप किस वजह से उसको कह रहे हैं। क्या उसको आप जो है ना अपने बेटे की खूबसूरती बयान करना चाह रहे हैं, उसकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं, या उसकी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं फ़लाँ बंदा जी भेड़िया है। आप भेड़िया क्या जी? उसकी आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। या कहते हैं फ़लाँ बंदा जो है ना, ये जो है ना ये बंदर है, ठीक है। ये फलाना बंदा जो फॉर एग्जाम्पल कोई और भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो तशबीह होती है ना, तशबीह का मकसद या तो आपको किसी को आपने तारीफ़ करनी होती है, या उसको आपने डिग्रेड करना होता है। ये आपकी गरज तशबीह होती है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा कहता है मेरा भाई शेर है, इसका मतलब कि गरज तशबीह क्या है जी? उसकी आपने सिफ्त की है, उसकी आपने तारीफ़ की है, उसकी बहादरी आपने करने की कोशिश की है, ठीक है जी। उसके बाद जी हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह होती है जिसकी तरह जो आपने उसमें लफ्ज़ यूज़ किया होता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है मेरा बेटा शेर की तरह है, शेर की तरह बहादुर है, या शेर की तरह प्यारा है, या चाँद की तरह प्यारा है, ठीक है। तो जो प्यारा है, बहादुर है, तो वो आपके हरूफ तशबीह होते हैं। उसके बाद आपके पास है इस्तारा। इस्तारा जो है ना, इस्तारा इस्तारा के अरकान है मुस्तार ला, मुस्तार मिन और वजह जामे। इसका क्या मतलब? मुस्तार ला का असल ये लफ्ज़ है मुस्तार लाहू। लाहू उसको होता है वास्ते उसके, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है मुस्तार लाहू। मुस्तार लहू का मतलब होता है किसके लिए उधार ले रहे हैं चीज़। मुस्तार लहू उसके लिए, किसके लिए? जिसके लिए आप ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मेरा बेटा शेर है, तो किसके लिए आप शेर लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं? बेटे के लिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मुस्तार लहू होगा, ठीक है। एक है मुस्तार मिन। मुस्तार मिन असल लफ्ज़ है मुस्तार मिन हु, किससे आप मुस्तार ले रहे हैं, किससे किसी का नाम आप उधार ले रहे हैं। वह कहते हैं मेरा बेटा शेर है, इट्स मीन आपने किसकी किसकी शख्सियत को अपने बेटे के लिए उधार लिया है? शेर की शख्सियत को। यहाँ पे शेर आपका मुस्तार मिन आ जाएगा, ठीक है। वजह जामे, वजह मतलब जामे होती है कि किस वजह से आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। वजह जामे क्या? वो मेरा बेटा शेर है, मीन यहाँ पे वजह जामे होगी बहादुरी, ठीक है। या कहते हैं मेरा बेटा चाँद है, यहाँ पे वजह जामे क्या होगी? खूबसूरती होगी, ठीक है जी। समझ आ गई है? अरे मेरा भाई खंबा है, खंबे पे यहाँ क्या हो जाएगा? खंबा लंबा होता है, यहाँ पे लंबाई हो जाएगी, ठीक है। वो टाल होगा कोई बंदा, ठीक है। इस तरह ये वजह जामे होती है। तो ये साबके और लाहके की तरफ आते हैं जी। साबका और लाहका होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है जी। प्रीफिक्स और सफिक्स इंग्लिश में होते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स होता है साबका, और जो होता है ना सफिक्स, ठीक है जी। सफिक्स होता है जी लाहका, सफिक्स होता है लाहका।
किसी भी लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ लगा दिया जाए तो उसके मानी बदल जाए, ठीक है जी, या उसमें उसके मानी में इजाफा कर दे, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्री होता है पहले, प्री इंजीनियरिंग होती है ना, इंजीनियरिंग से पहले, प्री मेडिकल, मेडिकल से पहले होता है ना, मेडिकल से पहले 4 साल एमबीबीएस कोर्स करने से पहले आपको एफएससी प्री मेडिकल करनी पड़ती है। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है जी। और साबक, साबक भी पहले होता है ना, जो साबक होते हैं ना, साबक वाल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सबकत ले जाने वाले, पहले नंबर पे आने वाले। तो जो आप लिखते हैं ना कोई लफ्ज़, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लगे वाकफ़, ठीक है जी, तो वाकफ़ के बाद आप लगा देते हैं ना वाकफ़, पहले लगा देते हैं ना वाकफ़, तो नाम यहाँ पे क्या है जी, आपके पास साबका है, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद लाके की तरफ आते हैं, ये होता है सफिक्स, अब बाद में कुछ चीज़ लगा देना, ठीक है जी। बाद में फादर लिख रहा होता है खिरदमंद, तो ये मंद जो है ना, मंद मंद यहाँ पे आपके पास है सफिक्स है, लाका है, जो बाद में कुछ चीज़ आई है, ठीक है जी। समझ आ गई, क्लियर होगी बात। उम्मीद है कि आपको साबका और लाका की समझ आ गई होगी। बाकी मिसालें आपकी जो नोट्स में लिखी हुई हैं आप पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी। तो यूँ आज जी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की ग्रामर मुकम्मल हो गई है, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा चारों के चारों लेक्चर्स को। इंग्लिश अभी इंशाल्लाह ताला चलेगी 2-4 दिन, तो आपकी ये भी जब कवर हो जाएगी फिर हम इसकी प्रैक्टिस सेशन ही करेंगे सारी इंग्लिश और उर्दू की। और इंग्लिश और उर्दू के हवाले से जो हमारी चीज़ें रह गई हैं वो है हमारी उर्दू की ख़ास तौर पे राइटर्स और उनकी राइटिंग्स और अशार, कहते हैं जी फलाना शेर फलां किस बंदे का, फलां बुक किसकी है, या जो ना जो राइटर्स वगैरह वो पढ़ेंगे। और इंग्लिश के वाले से चीज़ें ना, इडियम्स और फ्रेजेस और आपके जो है ना सिनोनिम और एंटोनिम्स वो हमने करने हैं। तो यूँ आपके ये सारी कवर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीक में इन दोनों को हम सारा मुकम्मल करने के बाद फिर हम जियोग्राफी की तरफ मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।